हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डिडैक्टिक्स लर्नशाला। मैं स्निग्धा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ फन के साथ लर्न करने के स्पेशल प्लेटफॉर्म डिडैक्टिक्स लर्नशाला में, जहाँ पे हम फन के साथ लर्न करते हैं और पढ़ाई के बर्डन को बर्डन ना समझकर बहुत ही मज़े के साथ उसको पढ़ते हैं और ज़िंदगी के इस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, बढ़ने के लिए जो है हेल्प करते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए आज हम जो है पहुँचेंगे, आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, फ़न के साथ लर्न करेंगे, वो है जिस फ्रेम को सजाया गया है 3 स्टोरी के साथ, जिस प्रोस पार्ट को यानी 7th जो चैप्टर है CBSE 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के जो 7th चैप्टर प्रोस के जो 3 स्टोरी से जो फ्रेम को सजाया गया है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया बोलकर, जिसकी पहली स्टोरी बेकर्स फ्रॉम गोवा जो हम ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड ऑन कर चुके हैं, उसकी सेकंड स्टोरी है कुर्ग जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट है, उस फ्रेम का पार्ट है। उसके बारे में आज हम बातें करेंगे, जानकारी लेंगे और फन के साथ लर्न करेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए आज हम पहुँचेंगे कहानी की तरफ। और हाँ, जैसे हम हमेशा बोलते आए हैं, हालांकि ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि एक टीचर के लिए ये बोलना पड़े, बिकॉज यू गाइज आर स्मार्ट इनफ टू डू ऑल दिस थिंग्स। आप लोगों को पता है कि किसी भी चैनल को या जो हमारे डिडैक्टिक्स लर्नशाला की टीम है उनकी तरफ से भी यही कहा जाता है कि मैम एक रिक्वेस्ट इसीलिए रहे कि आप लोगों को, यानी जो लोग जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल्स को जो है चैनल को देख रहे हैं, चैनल्स के जो वीडियोस हम जो है सजाते जा रहे हैं, आप सभी के लिए वो आपके लिए कितना लाभदायक हो रहा है या आप लोग उसको पसंद कर रहे हो, वो हमें सिर्फ इसी से पता चल सकता है अगर आप जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। तो हमारे वीडियोस देखकर हमारी जो ये वे ऑफ जो टीचिंग है वो अगर किसी भी तरीके से आप लोगों के अंदर जगाता है एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव वाइब्स, तो डोंट वेट, जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, जो आपके दोस्त हैं, जो लोग अभी तक इस प्लेटफॉर्म से अनजान हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए ज़रूर एक जो है शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और हाँ, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उससे जो है प्लेलिस्ट में हर एक एड-ऑन्स की सही नोटिफिकेशन आपको एकदम सही वक्त पे मिलती रहेगी। तो इसी के साथ साथ जो है हम यहाँ इस जो मैसेज को यहाँ पे समाप्त करके कहानी की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो है कुर्ग। अब कुर्ग जो है जो राइटर लोकेश अब्रोल, एक्चुअली डॉक्टर लोकेश अब्रोल, उन्होंने जो है इस कहानी को जो है ये भी एक काइंड ऑफ पेन पोर्ट्रेट है, काइंड ऑफ उनकी जो डिस्क्रिप्शन है, उन्होंने जो फील किया है कुर्ग के बारे में, जो कि एक कॉफ़ी कंट्री बोला जाता है कुर्ग को, फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, मसाला, कॉफ़ी एंड रेन फॉरेस्ट जो है इसके लिए फेमस है ये जगह। तो इसके बारे में वहाँ जाकर उनको जो फील आई, जो उन्होंने फील किया डॉक्टर लोकेश अब्रोल ने, वो यहाँ पे जो है वर्णित किया गया है। तो अब डॉक्टर लोकेश अब्रोल एक्चुअली ऐसे नहीं है कि जो है राइटर के हिसाब से एकदम ऐसे करके, उनकी जो आप सब लोग समझ पा रहे हैं डॉक्टर हैं, और वो फेमस पता है किस लिए हैं, वो इसलिए है कि एक मल्टी स्पेशलिटी जो है हॉस्पिटल का जो है उन्होंने स्थापना किया गुड़गांव के अंदर। साथ ही साथ स्ट्रेक हाउस के लिए जो है उन्होंने पहली बार जो है एक हॉस्पिटल, और हाँ साइड बाय साइड एक मेडिसिनल जो है एक प्रोजेक्ट को भी उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो ऐसे ही बहुत सारे अच्छे काम, और एज एन एक्टिव सोशल वर्कर के रूप में उनका जो है उनकी परिचिति हम देख पाते हैं साइड बाय साइड। आज लेखनी के अंदर वो कितने स्ट्रांग है, और फील करने के अंदर एक जो नेचर के जो अजूबे होते, नेचर की जो खूबसूरती, अजीब व गरीब खूबसूरती, या फिर बोल सकते जो हमेशा मन को बहलाते हैं, वैसी खूबसूरती का जायज़ा उन्होंने कैसे लिया और उसको जो है वर्णन कैसे किया, डिस्क्राइब कैसे किया, वो हम जानेंगे इस कहानी के अंदर पहुंचने के बाद। तो देखते हैं डॉक्टर लोकेश अब्रोल, जो एक बहुत फेमस डॉक्टर, और साइड बाय साइड यहाँ पर हम देखेंगे एज अ राइटर उन्होंने कैसे जो है वर्णन किया है, वो हम जानेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए कहानी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, जैसे कहा गया है, तो पहले ही कहा गया कुर्ग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री, जैसे हम बोले थे, फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, मसाले और रेन फॉरेस्ट के लिए बहुत फेमस है। कहा गया है, शुरुआत किया गया है कैसे, midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God.
पहले ही लाइन में जो है वर्णन का जो एक मात्रा है वह कहाँ किस ऊंचाई को छुआ है लेखक की भाषा में, वो हम देख पाते हैं कि वो कितने खुश हुए थे इस जगह को जो है टच करके, इस जगह पे पहुंचकर उसके हर महक को जो है कैसे उन्होंने महसूस किया। वो पहली ही लाइन में जो है उन्होंने वर्णन किया है कैसे, मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। अभी जो है ये लोकेशन है वैसे बताया गया है, कोस्टल टाउन मैंगलोर के जो कोस्टल टाउन है उसके और मैसूर के बीचों बीच, मिडवे बिटवीन कहाँ पे, मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सीट्स अ पीस ऑफ हेवन। अब इसको जो है थोड़ा नोटिस कीजिए, पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। एक टुकड़ा स्वर्ग का, पीस ऑफ हेवन, इस एक लाइन से बहुत कुछ एक साथ बताया गया है। बोल रहे हैं ये जो जगह है ना ये कहाँ पे अवस्थित है, कहाँ पे जो है सिचुएटेड है, मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। मैंगलोर और मैसूर के कोस्टल टाउन के बीचों बीच ये इसकी जो है अवस्थान है, लोकेटेड है ये। लेकिन जैसे कैसे बैठा हुआ है, जस्ट लाइक अ पीस ऑफ हेवन, जैसे स्वर्ग का एक टुकड़ा मस्ट हैव ड्रिफ्टेड, क्योंकि ऐसे ना, ऐसे नेचर के लैब के ऊपर ऐसे तो कुछ बन नहीं सकता, इतनी खूबसूरत चीज़। वो तो अभी जो देखकर महसूस हुआ, ऐसा लगता है ये जो स्वर्ग का टुकड़ा है ना वो ना कहीं फिसल कर, कहाँ से फिसल कर आया हुआ है, गॉड का जो किंगडम है ना वहाँ से फिसल कर आ गया। तो भगवान का जो राज है ना, राजपाट, वहाँ से फिसल कर ये हेवन का टुकड़ा, स्वर्ग का टुकड़ा जो है जैसे गिरा है यहाँ, कहा ऑन द लैप ऑफ नेचर, तभी तो इतनी खूबसूरती है। तो पहली लाइन में उन्होंने अपनी फीलिंग्स को इस तरीके से जो है वर्णन किया है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। कैसे खूबसूरती से बताया गया, एक खाली जो है नेचुरल खूबसूरती नहीं है, वहाँ पे ना हट्टे कट्टे मुस्टंडे, मतलब मार्शल मैन, माचो मैन जो है वहाँ पे बसते हैं। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, जो पहाड़ों से, पर्वतों से घिरा हुआ है, इस जगह को जहाँ पे जो है प्राउड रेस, बहुत जो है गर्वित, अपने अवस्थान से बहुत गर्वित है, बहुत जो है प्राउड है, ऐसा एक रेस, ऐसी एक प्रजाति, किन किन के, मार्शल मैन के, जो माचो मैन होते, बहुत सुठाम शक्तिशाली बंदे, और ब्यूटीफुल वीमेन, बड़ी ही खूबसूरत नाजुक से वीमेन, एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। ऑफ कोर्स उनको भी छोड़ा नहीं जा सकता, वाइल्ड क्रिएचर्स से भरा हुआ जो ये लैंड है, ब्यूटीफुल लैंड, जैसे लगता है स्वर्ग का टुकड़ा है जो गलती से फिसल कर आ गया धरती पे। कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस। तो जैसे कि बताया गया है कि कुर्ग यानी जिसका नाम है कुडागु, कुडागु भी कहा जाता है, तो वो कुडागु ना क्या है, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका की एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है, छोटी सी ज़िला है। अब उसके अंदर क्या है, वो किस लिए फेमस है, वो अपने एवरग्रीन, हमेशा हरियाली से भरा हुआ जो रेन फॉरेस्ट होता है उसके लिए, स्पाइसेस, मसालों के लिए, और कॉफ़ी प्लांटेशंस, जो कॉफ़ी की खेती है उसके लिए जो है फेमस है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। तो एवरग्रीन जो चिरहरित बोलते हैं, एवरग्रीन को हर वक्त जो है हरियाली भरी हुई, तो इस एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट को जो है क्या बोले, 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट के ऑलमोस्ट 30%, 30% जो पार्ट है उसको घिरा हुआ है इस एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से। ड्यूरिंग द मानसून्स, मानसून के चलते इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। तो उस वक्त मानसून के दौरान इतनी बारिश होती है तो वो जो है विजिटर्स को जो है बाहर पड़े रखने के लिए काफ़ी है, कि उस वक्त जो है विजिटर्स उस वक्त वहाँ पे आ ही नहीं पाते हैं, आना मुश्किल हो जाता है। तो वो जो उस मानसून के दौरान जो बारिश होती है उस वक्त जो है विजिटर्स का वहाँ पे विजिट करना मुश्किल हो जाता है। वो जो बारिश होती है वो इनफ होता है, वो काफ़ी होता है विजिटर्स को
परे रखने के लिए, बाहर दूर रखने के लिए। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर। जाहिर सी बात है, मानसून सीजन के चलते तो आपका वहाँ जाना एकदम बेकार है, इतनी बारिश ऐसे होती है। लेकिन जो मज़े के सीज़न जो शुरू होती है, वो कमेंस होती है, वो कब से होता है? वो सितंबर से। जैसे सितंबर के दौरान, मतलब सितंबर की शुरुआत से जो है उसकी खूबसूरती में निखार आना शुरू होता है। वो हम जानेंगे कैसे उन्होंने जो है इसका वर्णन किया है। तो सीजन ऑफ जॉय उन्होंने बताया है, मज़े के, आनंद के जो सीजन, आनंद की जो ऋतु है वो शुरू होता है, कमेंसेस फ्रॉम सितंबर, सितंबर से शुरू होती है, एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, मार्च तक चलता है। वही सीज़न होता है मज़े के, वही सीज़न होता है वहाँ पे घूमकर उसका जो है पूरी खूबसूरती, उस स्वर्ग के उस टुकड़े की पूरी खूबसूरती को एकदम से अज्यूम करने का वही होता है मौका, जो सितंबर से शुरू होती है और मार्च तक चलती है। द वेदर इज़ परफेक्ट, उस वक्त जो है वेदर एकदम परफेक्ट होता है। और क्या है? विथ सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, उस वक्त जो थोड़ी थोड़ी बारिश होती है वो एकदम गुड मेजर, इतना इतना जो है चलता है, इतने परिमाप तक बारिश जो है चल सकती है। वो मज़े के लिए, वो उसको जो है आनंद उठाने के लिए होता है, भयानक रूप में बारिश नहीं होती है। तो ऐसा ही कहा गया है। द एयर ब्रीज ऑफ इनवाइगोरेटिंग कॉफ़ी, तो कॉफ़ी की जो वो महक है ना, वो जो है पूरी हवा में घुल मिल जाती है, उस वक्त आप उसको फील कर पाओगे। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। ऐसे एज हम बोल चुके हैं या लेखक बता चुके हैं ऑलरेडी कि 30% तो जो है वो हरा भरा जो फॉरेस्ट है उससे घिरा हुआ होता है। तो जाहिर सी बात है, बड़े बड़े जो पेड़ पौधों के, मतलब बड़े बड़े जो ट्रीज होती है उसका ना एक शेल्टर टाइप का, एक छत टाइप का बन जाता है। उसी छत से घिरा, उसी छत के अंदर सारे टी एस्टेट्स, कॉफ़ी एस्टेट्स एंड जो है कॉलोनियल जो बंगलोज होते हैं, वो जैसे उस छत के, मतलब उस फॉरेस्ट, उस बड़े बड़े ट्रीज़ का जो छतरी बना हुआ है, उस छतरी के नीचे ये सब जैसे बने हुए हैं, ये सब जैसे अवस्थित है। The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent। तो बोल रहे हैं कि fiercely independent, भयानक रूप में वो लोग जो है मतलब खुद को स्वतंत्र मानते हैं, मतलब भयानक रूप में वो लोग किसी के जो है पराधीन, किसी के अधीन नहीं होते हैं। ऐसी उनकी मान्यता लेकर चलने वाले लोग जो होते हैं वो जो है उस काइंड ऑफ पीपल वहाँ पे रहते हैं। तो बोल रहे फियर्सली इंडिपेंडेंट, भयानक रूप में स्वतंत्र। तो जो है वो लोग दे आर फ्रॉम कुर्ग, आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। उनको माना जाता है वो शायद या पॉसिबली जो है ग्रीक और अरबिक जो है जाति के वंशज है, उसी के वंशज है, ऐसा माना जाता है, उन्हीं के वंशज है। एज वन स्टोरी गोज, जैसे कि स्टोरी बताया जाता है, एक स्टोरी के अंदर ऐसा कहा भी जाता है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। तो ऐसा मतलब ऐसी कहावत है, ऐसा कहा जाता है कहानी में, कभी कभी मतलब लोग मान्यता के हिसाब से एक कहानी भी वर्णित है इलाकों के अंदर की, जो द ग्रेट अलेक्जेंडर जो थे, उनके जो सेना वाहिनी थी, उनका एक पार्ट क्या हुआ था, इस साउथ अलोंग मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, कोस्टल जो पार्ट है उसके साउथ दक्षिणी दिशा में जो है वो लोग चले आए थे, एंड सेटल्ड हियर, वहाँ पे बस गए थे। व्हेन रिटर्न, जब पहुँचे, वापस आए, बिकेम इम्प्रैक्टिकल, वो लोग इम्प्रैक्टिकल हो गए। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream। तो वहाँ के ही कुछ लोग जब इस पर वापस आए, वहाँ पे जो है उन्हीं के मतलब क्या किए, These people married amongst the locals, वही के जो लोकल स्थानीय महिलाएं, उनके जो रेसिडेंट्स थे, वहाँ पे जो है उन्होंने अपना जो मैरिज का वो सेरेमनी का वहाँ पे जो है वो लोग स्टार्ट किए। तो
जो मैराइटल चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हैं, वो सब वहीं पे स्टार्ट किए। तो लोकल लोगों से उन्होंने रिश्ता जोड़ा। तो उसी के चलते अब क्या हुआ, जब भी ऐसे जो है लोग अपने, जाहिर सी बात है अपने कल्चर के साथ वो आए थे, तो जब ऐसे लोकल महिलाओं से उन्होंने शादी रचाई, तो उसके बाद उनके जो कल्चर, उनके जो रिचुअल्स थे वो ना हिंदू रिचुअल्स से डिफरेंट ही लग रहे हैं, उसके साथ इसका मेल जोल नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि वो अपने कल्चर को साथ में लेकर चल रहे थे। तो आज भी उनके हर रिचुअल्स, हर चीज़ के अंदर उनके रिचुअल्स जो कि हिंदू रिलीजन, हिंदू रिचुअल्स से जो थोड़ा डिफरेंट लगता है, वो चीज़ उनके हर रिचुअल में बहुत साफ तरीके से दिखता है। कैसे बोल रहे हैं, इन द मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिज जो भी है, उनका जो कसरत, उनके जो मैरिज रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस, हर चीज़ के अंदर रिलीजियस राइट्स, जो धार्मिक अधिकार होते हैं, जो धार्मिक जो उनके जो व्यवस्था जो है, जो उनका धार्मिक कार्य होता है, वो हर चीज़ कहीं ना कहीं विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। जो हिंदू मेन स्ट्रीम मूल जो स्रोत है, उस हिंदू मूल स्रोत से जो है बहुत अलग लेवल पे वो दिखते हैं। द थियोरी ऑफ अरब origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. तो पहले जो है पोशाक के बारे में, यानी क्लोथिंग्स के बारे में जो है कहा गया है, कैसे वो लोग जो यूज़ करते हैं ना, द थियोरी ऑफ अरब ऑरिजिन, अरब के जो ओरिजिन है उनके जो है ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, उनका जो पहनावा है एक लॉन्ग ब्लैक कोट और विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, जो कमरबंद होते हैं एम्ब्रॉयडर्ड, वो जो है ओन बाय द कोदावूस। कोदावूस जो कोदावा जो लैंग्वेज में बात करते थे, कोदावा लैंग्वेज में, उनको कोदावूस कहा जाता है। तो ये जो ड्रेस है, ये जो पोशाक है, ये कोदावूस पहनते हैं, नोन एज कुपिया, जो जिसको कुपिया कहा जाता है। इट रिजेंबल्स द कुफिया worn by the Arabs and the Kurds। तो ये जो है अरबियन जो कल्चर है उसका प्रमाण देता है। जो उनका जो ड्रेस है, उनका जो पोशाक है कुपिया, उसको कहीं ना कहीं वो मेल खाता है जो अरब के जो है एंड कुर्ड्स जो पहनते हैं कुफिया नाम का, उसके साथ ये समानताएं रखते हैं। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। तो कुर्गी होम्स जो है, जो उनका घर बार है, उनका जो परिवार है, तो उनका ना एक हॉस्पिटैलिटी का मतलब जो गेस्ट्स होते हैं उनके आवभगत के जो है उनका एक अलग ही ट्रेडिशन, अलग ही परंपराएं होती है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स एंड वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। वो हमेशा ना बहुत ज़्यादा मतलब मोर देन विलिंग, तो कुछ लोग तो है बताना चाहते ही है, लेकिन वो ना उन चाहत से भी बढ़कर चाहत रखते हैं कि हमेशा उनके पूर्वज, उनके पितामह जो है कैसे बहुत वीरता के साथ कहाँ पे लड़ाई किए, क्या काम किए, क्या उनकी जो कहानी होती है वो मतलब हमेशा जो है वर्णन करने के लिए, वो हमेशा बताने के लिए, वो स्टोरीज़ को जो है हमेशा सामने रखने के लिए बहुत वो लोग जो है हमेशा उसी के जो है पीछे पड़े हुए थे, उसी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कुछ लोग तो है कोशिश करते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। उनकी हमेशा जो है वो उनकी यही इच्छाएं रहती है कि वो जब भी कोई गेस्ट आए या कुछ आए, हमेशा वो जो स्टोरी, वो जो कहानी बताते हैं, वो हमेशा अपने पूर्वजों की कहानी, और जो बुज़ुर्ग होते हैं वो अपने बच्चों की कहानी, कि बच्चा अभी ये कर रहा है, वो जो वीरता की कहानी, वो उन्होंने क्या ऐसे प्राउड मोमेंट्स होते थे उनके बारे में बोलना इनका ट्रेडिशन होता है। और बहुत ज़्यादा ये इसके लिए जो है उतावले होते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी। तो यहाँ पे जो है एक इंफॉर्मेशन दिया गया है, क्या इवन द कुर्ग रेजिमेंट, जो कुर्ग रेजिमेंट होता है इंडियन आर्मी के अंदर, जो कुर्ग रेजिमेंट है सबसे ज़्यादा जो है वेल डेकोरेटेड, सबसे ज़्यादा मोस्ट डेकोरेटेड कहा है। अब ये डेकोरेशन तो किसी मेकअप के ज़रिए नहीं होता है, ये डेकोरेशन होता है जिस वक्त जो उनको
मेडल्स मिले हैं, जो उनको जो है मान्यताएं मिली है इस वीरता के काम के लिए, हर एक जो है मुकाम के लिए उनको जो है जो मेडल्स मिले हैं, जो हर सेना के एक मुकाम के लिए उनके ड्रेस के ऊपर जो है सजाया जाता है, वही बोल रहे हैं मोस्ट डेकोरेटेड। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर वीरता के किस्से हैं या वीरता के जो घटनाएं हैं जिनको जो है इन्होंने बहुत खूबी से जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है इन्होंने अंजाम दिया है, और उसका जो है उनको जो है उसके लिए शंसा मिला है, शंसा पत्र मिला है, या जो है उनके लिए जो उनको सर्टिफाई किया गया है कि, और उनको जो है सम्मान प्रदर्शन किया गया है थ्रू मेडल्स, ट्रॉफीज़ एंड ऑल। जो उनके ड्रेस में जो है सजाया जाता है, वो जो स्टार्स होते हैं, वो उनके उस वीरता के निशानी होती है। और इस वीरता के निशानी और इस वेल डेकोरेटेड एंड मोस्ट डेकोरेटेड, क्योंकि बाकी जो लोग हैं उनसे भी कई गुना आगे चल रहे हैं ये कुर्ग रेजिमेंट वाले, उनका जो पोशाक होता है वो हमेशा मोस्ट डेकोरेटेड बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर डेकोरेटेड, तो डेकोरेटेड किस चीज़ से? मेडल्स से। अगर डेकोरेटेड होता है स्टार्स से डेकोरेटेड होता है, ताकि जो है उनके वीरता को, उन्होंने जो वीरता वाले काम किए उनको सम्मान प्रदर्शन करने के लिए जो सरकार की तरफ से जो है मोहर लगाया जाता है, जो उनको सम्मान दिया जाता है, वही चीज़ जो है उनके पोशाक में जो है सजाया जाता है। तो वही बोल रहे हैं मोस्ट डेकोरेटेड होता है वो कुर्ग वाले लोग ही। कुर्ग रेजिमेंट इज द मोस्ट डेकोरेटेड, सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड होते हैं इंडियन आर्मी के अंदर। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ है जनरल कारयप्पा वॉज अ कुर्गी। सबसे बड़ी बात है, जो फर्स्ट चीफ थे, पहले जो सेना प्रधान थे वो जनरल कारयप्पा, वो भी एक कुर्गी ही थे। इवन नाउ कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। तो एकमात्र, आज भी एक बहुत अजीब बात है कि आज भी, क्योंकि हर चीज़ के अंदर बिना लाइसेंस के तो आप फायर आर्म्स रख नहीं सकते, लेकिन आज के दिनों के अंदर भी ओनली कोडावूज जो होते हैं वो दे आर द ओनली पीपल, वही लोग एकमात्र है इंडिया के अंदर जो कि बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स, बंदूक रख सकते हैं बिना लाइसेंस के। उनको ही ये परमिशन दिया जाता है या दिया गया है। पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोडावूज जो होते हैं उनको बिना लाइसेंस के परमिशन है जो है फायर आर्म्स रखने की। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इज वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो अभी जो है कोडावूज पीपल के बारे में, लोगों के बारे में पहले जानकारी दिया गया है। स्पेशल मार्शल मैन, वो माचो मैन, वो वीरता वाले जो इनके किस्से भरे हुए हैं, उनके बारे में पहले जानकारी दिया गया है। सेकेंड टाइम आए हैं, अभी जो है खूबसूरती कैसे सजाया गया है उनको, उसके बारे में जानकारी दिया गया है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कुर्ग के जो पर्वत है और जो वाटर रिसोर्सेस है, वहाँ से जो है जंगल से पूरा जो है पानी कहाँ से होता है? कावेरी रिवर का होता है। एंड महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, वहाँ पे क्या क्या है? कावेरी नदी है, पूरे जंगल को और इसको पूरा जो है यहीं से घिरा हुआ है पर्वत से। एंड क्या मिलता है यहाँ पे? महासीर जो है एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश, वो जो फ्रेश वाटर में रहने वाली एक बड़ी सी फिश होती है उसको बोलते हैं महासीर। अबाउंड इन दिस वाटर्स, और इसी फ्रेश पानी में, ऐसे नदी के पानी में ही ये महासीर नामक मछली मिलती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, और जो किंगफिशर्स होते हैं, जो मछली पकड़ने वाली जो हंटर पक्षी होती है किंगफिशर, वो ना उस मछली को जो है कैच करने के लिए जो है हमेशा डाइव करती है, इसी नदी के इसी फ्रेश वाटर में हमेशा डाइव करते हैं। तो ये जो है वर्णन है प्रकृति के, वो कैसे सजाया हुआ, जैसे बोला जा रहा है कि स्वर्ग का एक टुकड़ा, एक ऐसी खूबसूरती का जो है नज़ारा, एक निशानी, जो कैसे उसका वर्णन किया गया है। पहले तो वहाँ के माचो मैन, मार्शल मैन, उनकी जो रहन सहन, उनका पहनावा और उनकी वीरता के किस्से बहुत खूबसूरती से जो है यहाँ पे बयां कर दिया गया है। उसके बाद कैसे वहाँ पे कावेरी रिवर जो है बहती है, और साथ ही साथ कैसे अपने फ्रेश वाटर के साथ
जो है कैसे जंगल और पर्वत से घिरी हुई है। उसके साथ साथ जो है वहाँ पे क्या क्या अब जो है दिख जाते हैं, मछलियाँ और बाकी के जो एनिमल्स होते हैं उनके बिहेवियर, लाइफस्टाइल को यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं वर्णन किया गया है। नेचर के रूप के साथ वो लोग कैसे जी रहे हैं, चल रहे हैं, उसको दिखाया गया है, दर्शाया गया है। कैसे अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश जो महासिर होती है उसकी वजह से जो इस वाटर में यानी इस फ्रेश वाटर में मिलती है, और इसके लिए किंगफिशर जो मछली पकड़ने वाली हंटर पक्षी है वो वेट करती है। और साथ ही साथ वाइल्ड स्क्विरल्स, तो क्या क्या मिलती है, महासिर मिलती है, किंगफिशर है वहाँ पे, और क्या है स्क्विरल्स। While squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। तो लंगूर और स्क्विरल्स, लंगूर तो छोटे छोटे जो बंदर होते हैं, जो लंगूर हनुमान बंदर, तो वो जो है क्या करते हैं, स्क्विरल्स जो होते हैं और लंगूर जो होते हैं वो आधे खाए हुए फ्रूट्स जो है बदमाशी करके जो है पानी के अंदर फेंकते हैं, ताकि उससे जो है पानी छलकती है वो देखने के लिए, उसका मज़ा लेने के लिए, और एकदम साफ नीट एंड क्लीन फ्रेश वाटर के अंदर जो है उसका जो इमेज देखना वो शायद उन लोगों को अच्छा लगता है, इसीलिए जो है वो ऐसे आध खाए हुए फल जो है फेंकते हैं पानी के अंदर। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बच्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। तो ऐसी चीज़ों का वर्णन भी किया जा रहा है, वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स दिख जाते हैं और कैसे वो इतनी खूबसूरत नेचर के अंदर कैसे खुल मिल के जो है चलते हैं वो दिखाया गया है। साथ ही साथ एलिफेंट्स के बारे में कहा गया है, हाथी को जो है, हाथी क्या करते हैं उस फ्रेश वाटर के अंदर बाथ लेना और जो है पसंद करती हैं, और जो है हमेशा स्क्रब्ड इन द रिवर, उनको जो घिसाई किया जाता है, सफाई किया जाता है उनकी बाय देयर माउथ्स, माउथ के द्वारा जो उनकी जो साफ सफाई किया जाता है उसको जो है एलिफेंट्स एंजॉय करते हैं। द मोस्ट laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, mountain biking। तो वहाँ पे अभी जो है प्रकृति का जो अनोखा मेल है वो सब दर्शाया गया है, बताया गया है कौन कौन से एनिमल्स वहाँ पे दिखते हैं और कैसे उस खूबसूरत नेचर के अंदर वो घुले मिले हुए हैं वो दर्शाया गया है, बताया गया है। साथ ही साथ इतनी खूबसूरत जो नेचर का रूप है उसके अंदर कोई भी बंदा इनएक्टिव रह ही नहीं सकता, उसी के बारे में जो है बताया गया है। कैसे द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स, जो एकदम आलस किस्म का बंदा है ना, वो भी चुपचाप नहीं बैठ सकता, वहाँ वो इस जो परिवेश के अंदर, इस एटमॉस्फेयर के अंदर आकर ना उसके अंदर भी बदलाव, वो पूरा जो है कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। कैसे? क्योंकि यहाँ की जो लाइफ है वो हाई एनर्जेटिक लाइफ है। तो ऐसे हाई एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी एडवेंचर वाली जो लाइफ है, इसके अंदर कोई सबसे ज़्यादा आलस बंदा भी हुआ तो भी जो है वो एनर्जेटिक बन जाता है, वो बदल जाता है एनर्जेटिक एक बंदे के रूप में, ऐसा राइटर का कहना है। क्योंकि वहाँ पे क्या क्या है, एडवेंचर लाइक रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, तो ये सब है। रिवर राफ्टिंग के बारे में हम सब लोग जानते हैं, एंड कैनोइंग जो है लंबे लंबे जो है नाव है उसके साथ जो है चलना, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ चढ़ना, जो है रैपलिंग होती है रोप के ज़रिए जो है पर्वत चढ़ना, ऊपर चढ़ना, तो और जो है रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, तो हर चीज़ के अंदर जो पहाड़ के अंदर बाइकिंग करना, राइड करना, वो भी एक बहुत मज़ेदार एडवेंचरस चीज़ है। तो ऐसी चीज़ों के अंदर कोई भी आलस बंदा भी जो है बदल जाता है महा एनर्जेटिक के रूप में, ऐसा लेखक का, ऑथर का कहना है। न्यूमेरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रेकर्स। जो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं ना, उनके लिए कई किस्म के, भिन्न किस्म के जो है वॉकिंग ट्रेल्स इज इन दिस रीजन, इस जैसे बोल सकते हैं जिगजैग वाली जो रास्ते पर्वत के जो है किनारों से, पहाड़ के ऊपर से जो खींचे गए हैं, वहाँ जो है ट्रेकर्स जो है बहुत पसंद करते हैं इस ट्रैक पे चलना, इसके अंदर जो है ट्रैकिंग करना बहुत पसंद करते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। और कौन होते हैं? पंछियाँ होते हैं, बीज यानी मधुमक्खी, और जो है आपका बटरफ्लाइज, तो क्या क्या है, पक्षियाँ होती है, मधुमक्खी होती है,
एंड बटरफ्लाइज, कई किस्म के रंगीन जो है बटरफ्लाइज होती है, वहाँ पे तितलियाँ होती है, आर देयर टू गिव यू कंपनी, वो आपका साथ देने के लिए हमेशा इस रेन फॉरेस्ट में, इस खूबसूरत जगह के अंदर हमेशा तैयार होते हैं। मैकॉक्स, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। तो और क्या क्या यहाँ पे दिख जाते हैं, मैकॉक्स दिखते हैं, मलाबार स्क्विरल्स दिखते हैं, तो छोटे छोटे टेल वाले, छोटे छोटे पूंछे वाले बंदर, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर और स्लेंडर लॉरीज, वो भी एक बंदर किस्म के दिखते हैं लेकिन बंदर नहीं होते हैं, वो स्पेशली पेड़ पौधों के ऊपर, मतलब बड़े बड़े ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं और पेड़ पौधों से ही उनका खाना वाना ये सब जुगाड़ वो करते हैं, गोंद वगैरह जो भी रेजिन वगैरह जो मिलते हैं वो सब खा के इनका गुजारा होता है। तो ये होते हैं स्लेंडर लॉरीज। तो ऐसे जो है एनिमल्स वहाँ पे दिखते हैं। कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, वो लोग एकदम पेड़ के ऊपर, पेड़ के जो छत्र छाया बनी होती है, एक अम्ब्रेला की तरह बनी होती है, उसके ऊपर रहकर जो है हमेशा आपके ऊपर जो घूमने जाते हैं विजिटर्स, उनके ऊपर एकदम वॉचफुल जो है दृष्टि बनाए रखते हैं बहुत ही, कि क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे हो, इसके लिए जो है वो हमेशा नज़र रखते हैं आपके ऊपर। I do, however, prefer to step aside for wild elephants. तो मैं हमेशा, यानी लेखक हमेशा जब भी घूमने के लिए जा रहे हैं उसके अंदर वो प्रेफर करते हैं थोड़ा सा दूरी बनाए रखना फ्रॉम वाइल्ड एलिफेंट्स। ये काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, तो वहाँ पे वाइल्ड एलिफेंट्स दिख सकते हैं, वहाँ से बचाव खुद जो है करते हैं, क्योंकि उनसे जो है थोड़ा थोड़ा दूरी रखना उनको लगता है वो सही है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हर एडवेंचर के अंदर ये एक चीज़ है कि लेखक खुद बोल रहे हैं, मैं खुद करता हूँ जो है थोड़ी दूरियाँ बनाकर चलता हूँ। कहाँ से, जो वाइल्ड एलिफेंट्स होते हैं उनसे। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। तो ब्रह्मगिरी हिल्स जो है उसके ऊपर जब क्लाइंब करोगे, वो एक ऐसा नैसर्गिक जो है रूप का जो है आपको देखने को मिलेगा उस वक्त, उसके बारे में बताया गया है। कैसे, जैसे कि वो एक मतलब मनमोहक खूबसूरती, जब भी उस पर्वत पे चढ़ के जो आसपास के दृश्य देखने की कोशिश करोगे, वो एक पैनोरामिक व्यू है, मतलब टोटली एकदम नैसर्गिक, जो एकदम मनमोहकारी, ऐसी खूबसूरती जिसको देखकर कभी आप पलक झपक नहीं पाओगे, ऐसी खूबसूरती का बयां किया गया है बाय ऑथर। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधामा। तो वर्णन किया गया है एक सीधा वॉक, कहाँ से, रोप ब्रिज से, रस्सी से बना हुआ ब्रिज से जो है आप कहाँ पे जाओगे, आपको सीधा पहुँचाएगा 64 एकड़ 64 एकड़ का जो आइलैंड है जिसका नाम ऑफ निसर्गधामा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाई बाइलाकुप्पे। तो यहाँ पे जो जगह है वहाँ पे जाने का, वॉक अक्रॉस करने का, और वहाँ की खूबसूरती और क्या क्या जगह है उसके बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है। तो निसर्गधामा के आइलैंड के बारे में बताया गया है, और बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो इंडिया के जो है तिब्बतन सेटलमेंट के अंदर जो ये किया गया था उसके बारे में बताया गया है एट नियर बाई बाइलाकुप्पी के वहाँ पे। इज़ अ बोनस, वहाँ पे चलना, वहाँ की खूबसूरती वो एक अलग लेवल की खूबसूरती है, तो वहाँ पे चलना ये बोनस है। द मॉन्क्स इन रेड ऑर्चर एंड येलो रोब्स, जो है गेरवा एंड जो है पीले पोशाक जो एक सन्यासी के होते हैं, मॉन्क्स के होते हैं, वो सच में आर अमंग्स द मेनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। तो जो व्यक्ति, हर कोई नहीं, जो व्यक्ति ऐसे नैसर्गिक खूबसूरती का जायज़ा ले पाने की क्षमता जिसमें है, हर कोई नहीं, ऑफ कोर्स हर कोई नहीं, इस खूबसूरती का जायज़ा और ऐसे बोनस चित्र का जायज़ा, जो गेरुआ एंड जो है येलो, जो उनका जो पोशाक होता है, उनका जो परिधान होते हैं, उसके अंदर जो एक मटके सन्यासी जो बुद्धिस्ट जो दिखते हैं, जैसे वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के जो है जो शांत जो उसका माहौल,
वो जो खूबसूरती है, साथ ही साथ ये जंगल, ये ट्रेकिंग, एक तरफ बहुत एनर्जेटिक एक पार्ट, ये सब कुछ, इस खूबसूरती का जायज़ा हर कोई नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, जो ऐसे ही ढूंढ रहा है इंडिया का जो है हृदय, इंडिया का जो है हृदय का कोर, इंडिया की आत्मा कहाँ बसी हुई है, वो अगर ढूंढना चाहे तो वो लेखक के हिसाब से, ऑथर के हिसाब से राइट हियर इन कुर्ग, उनको लगता है कुर्ग में वही आत्मा, वही साउल बसता है। तो इंडिया की पूरी खूबसूरती का जो आत्मा की खूबसूरती और जो वो चीज़ होती है, वो अगर ढूंढोगे तो वो आपको कुर्ग में ज़रूर मिलेगा, ऐसा ऑथर का कहना है। तो यहीं पे ऐसे ही खूबसूरती के साथ और खूबसूरती को इंडिया के इस जगह का एक जो है वर्णन, जो लेखक के हिसाब से स्वर्ग का एक टुकड़ा जो है फिसल के आ गया ज़मीन पे, ऐसा उनका कहना है। तो ऐसे ही खूबसूरती का और इसके जो है एक उनके हिसाब से जो है ये इस कुर्ग के अंदर, ऐसा उनका कहना है, इंडिया की आत्मा बसती है इस जगह के अंदर, ऐसा जिनका कहना है। तो वो जो ढूंढना चाहे वो यहाँ ढूंढ सकते हैं, वो खूबसूरती, वो माहौल, वो उनका कहना है कि यहाँ पे वो ढूंढ लेंगे, वो यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही सोच, ऐसे ही जो है वर्णन के साथ जो है इस कहानी को ऐसे ही जो है हमारे सामने रखकर, हमारे सामने पेश किया है ऑथर ने, जो कि बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहे हैं हम। एक डॉक्टर बाय प्रोफेशन होने के बावजूद भी मन के अंदर प्राकृतिक खूबसूरती को लेकर और इंडिया की, हमारे भारतवर्ष की आत्मा की खूबसूरती को लेकर जो इतने भावुक और इतने गहरी सोच लेकर चलते हैं, और जो उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, जो उदाहरण हमारे सामने पेश किया है, वो सच में काबिल तारीफ़ है। तो यहीं पे इसका पूरा वर्णन करके उन्होंने कहानी तो यहीं पे ख़त्म कर दिया, उनका जो पेन पोर्ट्रेट है वो तो यहाँ पे ख़त्म कर दिया, हमारे लिए छोड़ गए एक तड़प कि हम कब तक पहुँचे इस खूबसूरती को निहारने। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? ऐसा अगर लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, साथ ही साथ ये कहानी आपको कैसी लगी और इसके ज़रिए लेखक ने जो जो डिस्क्रिप्शन और जो जो पॉइंट्स हमें जो है बताए, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें बताए, वो चीज़ ज़रूर याद रखिए, क्योंकि फ़न के साथ लर्न करना हमारी जो है उद्देश्य है हमारा, और इस प्लेटफॉर्म के साथ हम इसी को लेकर चल रहे हैं ताकि हर पॉइंट्स आपको मज़े के साथ याद तो रहे। और अगर इसके साथ साथ कोई भी सवाल आपके मन में है तो ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो रही है। इसके साथ साथ जो भी MCQs है, जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस है, आशा रखते हैं आप जो है इसके साथ ज़रूर जो है याद कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर हम जो है मौजूद हैं, डिडैक्टिक्स लर्नशाला टीम है यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए बाकी के सारे क्वेश्चन आंसर। इसके लिए आप अपनी नज़र टिकाए रखिए ज़रूर, और जो है फ़न के साथ लर्न करने का ये सिलसिला जारी रखिए डिडैक्टिक्स लर्नशाला के साथ। तब तक के लिए जो है विदा चाहेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट कहानी के साथ, जो इस फ्रेम की लास्ट और आखिरी कहानी है, उसके साथ जो है हम ज़रूर पहुँचेंगे, प्रेजेंट करेंगे। और साथ ही साथ एक बारी फिर से बोलेंगे, ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पे मिल सके। अभी के लिए इतना ही। फ़न के साथ लर्न करने का ये सिलसिला जारी रखिए विथ डिडैक्टिक्स लर्नशाला। थैंक यू सो मच।